सो स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला से ड्राइव करते हुए यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंज करनी है और वो चेंज क्या होगी, वो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये चेंज इसमें प्रोड्यूस करनी है। इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एन ए क्यू, इसको हम लिख सकते हैं v इंटू एल क्रॉस बी। ये चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है, सो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, आपको पता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। यूनिट वेक्टर इज़ डिफाइंड एज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो इफ़ वी टेक द यूनिट वेक्टर ऑफ एल, तो एल हैट विल बिकम इक्वल टू एल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इसको हम मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर इज़ इक्वल टू एल मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय v, तो एक तरफ l के साथ v आ जाएगा और हमारे पास l वेक्टर इंटू v स्केलर आ जाएगा, दूसरी तरफ v इंटू एल हैट आ जाएगा। सो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करते हैं, सिंस v एंड l बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज़, l को पहले लिख लेते हैं और v को बाद में लिखते हैं। इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम मिलाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं v वेक्टर। v वेक्टर हम किस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर हम लिख सकते हैं कोई वेक्टर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। एक हिस्सा उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसकी डायरेक्शन होती है। सो यहाँ पे हमने लेंथ को डिवाइड किया था दो हिस्सों में, इसमें से एक जो है वो एक मैग्नीट्यूड है इसका और दूसरा इसकी डायरेक्शन है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये दो हिस्से उस एक वेक्टर के हैं, इसके अंदर वेलोसिटी v जो है वो मैग्नीट्यूड है एंड एल हैट इज़ द डायरेक्शन। सो अगर हम एल हैट डायरेक्शन को उसी वेलोसिटी के साथ अटैच कर देते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये दोनों रिकम्बाइन होकर वापस एक वेलोसिटी बन जाती है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो लेंथ की डायरेक्शन है। सो v इंटू एल वेक्टर इज़ इक्वल टू एल इंटू वी वेक्टर। इस इक्वेशन को कोई इक्वेशन नंबर x कहते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास यूजिंग द इक्वेशन x we get force is equal to n a q इंटू एल वी क्रॉस बी। अब इस लेंथ को हम बाहर निकाल सकते हैं, एन ए एल क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब बाय सिंपल डेफिनेशन, एक यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बाय सिंपल डेफिनेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वॉल्यूम इज़ डिफाइंड एज द एरिया इनटू लेंथ। अगर हम जनरल वॉल्यूम किसी चीज़ का कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वाइट बोर्ड मार्कर है, इसकी दो डायमेंशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक जो है वो इट इज़ द लेंथ ऑफ द मार्कर एंड एक जो है वो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन एरिया नज़र आ रहा है। अगर आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। इट मींस एरिया इनटू लेंथ जो है वो जनरली हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम के बराबर है। सो जनरली वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो इसको हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू a इंटू एल। इसको हम इक्वेशन नंबर कोई y कहते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन y we can state f is equal to n into v q into v क्रॉस b। ओके जी, उसके बाद हम चूँकि ये दिस इज़ द फोर्स, ये हमने एक फ़ोर्स फाइंड आउट की है जो कि उस कंडक्टर के अंदर जितने चार्जेस हैं उनके ऊपर मजमूई तौर पर एक्ट करेगी। सो अगर हमने किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस पे डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो n इंटू एरिया इंटू लेंथ, यानी एरिया और लेंथ जो है वो वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो बराबर होंगे टोटल n इंटू v। सो दिस इज़ the force acting on all
charges moving in wire. To find force on single charge, we divide it by total number of चार्जेस. सो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फोर्स विल बिकम इक्वल टू एन वी इंटू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और इट इज़ डिवाइडेड बाय एन इंटू एरिया इंटू लेंथ. अगेन यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ जो है ये वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो इट विल बिकम इक्वल टू एन वी क्यू वी क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय एन इंटू वी. यहाँ पे एन और वी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो फोर्स की इक्वेशन हमारे पास आएगी वो क्या होगी, Q इंटू वी क्रॉस बी. सो दिस इज़ द फोर्स वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट. दिस इज़ द फोर्स acting on single charge moving in the magnetic field. सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है फोर्स का मैग्नीट्यूड. अब हम इस फोर्स के लिए कुछ केसेस कंसिडर करेंगे और उन केसेस के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये फ़ोर्स जो है वो वेरी होगी, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ये फ़ोर्स मैक्सिमम होगी, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ये फ़ोर्स मिनिमम होगी, और अगर इस फोर्स को चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया जाए तो फिर क्या होगी, अगर इसको प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट किया जाए तो फिर इस फोर्स की जो वैल्यू है वो किस तरह से वेरी करेगी. तो लेट अस सी. So we consider here Q can be any charge if Q is an electron. Q will be equal to minus E, so F will become equal to minus E into V cross B. If Q is proton, then Q will be equal to positive V, and we can write here F is equal to plus Q into V cross B. Now we can we are in the position to consider different cases in which the magnetic force acting on a positive charge or negative charge is minimum or maximum. So इसके लिए हम special cases consider करेंगे, and these special cases are इससे पहले हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि डायरेक्शन जो है वो हम राइट हैंड रूल के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं एक तरीका, और दूसरा तरीका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, join V and B on tails just like that. कि अगर हमारे पास V वेक्टर कुछ इस तरह से है और B जो है वो इस तरह से एक कॉमन ओरिजिन के ऊपर हमने इनको जोड़ा है, उसके बाद रोटेट V towards B.
और v को अगर हम b की तरफ रोटेट करते हैं तो ये हमारे पास एक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आएगी। अब अगर हम इस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल ऑफ फिंगर्स को रखते हैं इस तरह से, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी, अंगूठे की डायरेक्शन, वो हमारे पास आएगी फोर्स की डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आएगी। ठीक है जी, तो आउटवर्ड फोर्स हम इसको लिख लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो थंब ऑफ राइट हैंड will give the direction of force। ठीक है, तो दिस इज़ कंप्लीट। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हम स्पेशल केसेस की तरफ मूव करते हैं कि स्पेशल केसेस जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले जो केस हम कंसिडर करेंगे, सबसे पहले जो हम केस कंसिडर करेंगे स्पेशल केसेस के अंदर, वो होगा फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। तो अगर थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री है तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी एफ इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी बी, और साइन ऑफ 90 डिग्रीज, आपको पता है साइन ऑफ 90 डिग्री जो है ये 1 के बराबर होता है। तो फोर्स विल बिकम इक्वल टू क्यू वी बी, और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स will be maximum at theta is equal to 90 डिग्री। और केस सेकंड जो है, दिस इज़ केस फर्स्ट। केस सेकंड जो हम कंसिडर करेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री एंड फोर्स विल बिकम इक्वल टू एफ क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। आपको पता है साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो इसलिए क्यू वी बी इंटू 0, तो एफ विल बिकम इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स विल बी मिनिमम एट 0 डिग्रीज। Okay, so this is the 90 degree and 0 degree is the angle between the velocity and the magnetic field। so इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा, उस डायरेक्शन में हम इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और ये मिनिमम और मैक्सिमम आएगी। सो लास्ट जो हमारे पास इनमें से जो केस होगा वो होगा वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी 0 है यानी चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है लेकिन वो रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो लास्ट केस जो है वो आएगा हमारे पास केस नंबर 3। इफ़ v इज़ इक्वल टू 0 मीन्स चार्ज इज़ एट रेस्ट। सो अब क्या होगा, एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी की जगह पे 0 आ जाएगा और बी इंटू साइन थीटा, और इसको अगर हम एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं नो फोर्स विल एक्ट इफ चार्ज इज़ at rest। So this article is now completed।